वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेज में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सानी लिमिटेड के नाम से। और बेसिकली इस क्वेश्चन का फोकस ये है कि किस तरीके से हम डिफरेंट इक्वेशंस को यूज़ करते हुए एनुअल रेंटल फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पे हमें क्वेश्चंस में एनुअल रेंटल मालूम ना हो। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि सानी लिमिटेड लीज्ड एन एसेट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 3.5 मिलियन फ्रॉम खान लिमिटेड फॉर अ लीज टर्म ऑफ 5 ईयर्स। SL incurred initial direct cost of 60,000 and KL incurred initial direct cost of 40,000 सेपरेटली। दोनों कंपनीज ने अपनी अपनी तरफ से जो अरेंजमेंट पे कॉस्ट लगाई वो अलग अलग गिवन है। KL estimates the residual value of the asset at the end of lease term to be 500,000 out of which 200,000 is guaranteed by SL। यानी टोटल जो एक्सपेक्टेशन है रेजिडुअल वैल्यू की वो 5 लाख है जिसमें से 2 लाख की गारंटी है। इसका मतलब है कि 300,000 जो है वो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है। KL incorporates interest rate implicit in the lease of 15% while incremental borrowing rate 14% है। ये incremental borrowing rate तो लेसी का होता है तो वो SL का है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है वो इनकॉर्पोरेट किया होता है लेसर ने, तो वो भी गिवन है और दूसरा रेट भी गिवन है। रिक्वायर्ड ये है कि कैलकुलेट एनुअल रेंटल्स जो कि इक्वल हैं यानी सारे बराबर हैं टू बी पेड इन एरियर्स इन द अबव लीज अरेंजमेंट। और इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये है कि जब इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज गिवन हो तो उसको यूज करते हुए और वो जो उसकी जो डेफिनेशन है जो इक्वेशन वो अचीव करता है उसको यूज करते हुए हम पीरियोडिक रेंटल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मालूम ना हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में मालूम होता है तो फिर हमें इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हमें ये स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है। हम थोड़ा सा ये स्टेप ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस ये है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने जो रेंटल है वो कैलकुलेट कैसे करना है। तो हम ज़्यादा डिटेल स्टेप्स के अंदर जा रहे होंगे, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में आप इसे कैलकुलेट कर रहे हो तो कोशिश करें कि शॉर्टकट्स यूज़ करें, क्विक कैलकुलेशन करते हुए इसको कैलकुलेट करें। तो एक बात तो ये जहन में रखनी है कि जब आपने रेंटल कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज को देखते हुए तो लेसर का पर्सपेक्टिव रखना है, लेसी का पर्सपेक्टिव नहीं रखना, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज होता है वो लेसर के पर्सपेक्टिव से होता है। तो इसलिए लेसी की कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करेंगे, लेसर की कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। अब कुछ बातें हमें क्वेश्चन में क्लियर हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यह पता है कि 200,000 की गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है। अब लेसर के लिए जो रेट है वो 15% है। लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वंस अगेन सारी चीजें किसके पर्सपेक्टिव से हैं, लेसर के पर्सपेक्टिव से। तो 200,000 की जो गारंटी है और लीज टर्म 5 ईयर्स है, 15% का इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है। इस बेसिस पर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ले सकते हैं जो कि 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू जब हम लेंगे तो वो 99,435 आ जाएगी। अब हमें यह पता है कि टोटल जो रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट है वो 500,000 है। 500,000 में से 200,000 गारंटीड है, तो इसका मतलब है कि जो अनगारंटीड अमाउंट है वो 300,000 है। इस 300,000 की भी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 ईयर्स सेम 5 ईयर्स वही 15% इम्प्लिसिट रेट को यूज करते हुए, तो वो आ जाता है 149,153। अब हम आते हैं, ये तो बेसिक दो कैलकुलेशन कर ली, अब हम आते हैं कि कॉन्सेप्ट हमने कैसे अप्लाई करना है। तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज को डिफाइन किया जाता है कि ये वो रेट होता है जिसकी बेसिस पर जब लीज पेमेंट और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो वो इक्वल आ जाती है फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेसर के। वंस अगेन सारी कैलकुलेशन जो है वो लेसर के पर्सपेक्टिव से। तो हम कहते हैं कि लीज पेमेंट और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट से कैलकुलेट करें कि वो फेयर वैल्यू और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के इक्वल आ जाए उसको इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कहते हैं। ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज की डेफिनेशन है। हम इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में कौन कौन सी फिगर अवेलेबल है। तो हमारे पास फेयर वैल्यू अवेलेबल है 3.5 मिलियन। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अवेलेबल है, लेसी की नहीं लेसर की लेनी है क्योंकि सारी कैलकुलेशन किसके पर्सपेक्टिव से होनी है, लेसर के पर्सपेक्टिव से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ये भी हमारे पास अवेलेबल। तो हम इन फिगर्स को अपनी इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। एक ही चीज बाकी बच गई और वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। तो जब हम 3.5 मिलियन में 40,000 ऐड करेंगे
और 149153 लेस करेंगे क्योंकि दूसरी साइड पर जाकर इसका माइनस साइन बन जाएगा, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ जाएगी 3390847। तो ये तो पहला स्टेप था कि हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पता चल गई, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने तो रेंटल्स पूछे। तो हम एक स्टेप आगे चलते हैं। हमें यह पता है कि लीज पेमेंट में रेंटल्स भी शामिल होते हैं और रेजिडुअल वैल्यू गारंटी भी शामिल होती है। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू शामिल नहीं होती, वो वैसे भी हम सेपरेट कर चुके हैं। तो इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू गारंटी के इक्वल होती है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो यहां से हमें कैलकुलेट हो जाएगी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस इक्वेशन में ये दो फिगर्स इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो एक वेरिएबल बाकी बच जाएगा जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स, और वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 3291412। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल है और हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें रेंटल की अमाउंट चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल कैलकुलेट कैसे की जाती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल कैलकुलेट की जाती है कि हम रेंटल्स को डिवाइड कर देते हैं डिस्काउंट फैक्टर से, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल आ जाती है। अब हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि 5 ईयर्स हैं, उसके अंदर 15% का रेट है, और इसके ऊपर हम एन्यूटी का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि 5 ईयर्स इक्वल अमाउंट्स हैं। तो एन्यूटी फैक्टर हमारा कैलकुलेट हो जाता है 3.3522। ये फैक्टर हम यहां पर यूज कर लेते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वंस अगेन फिगर्स को अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर यहां पर हमने थोड़ा सा मजीद डिटेल में मेंशन कर दिया है, तो ये भी 0.3522 बनता है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट लेंगे तो बिल्कुल सही फिगर आ जाएगी। तो हमारे पास अब रेंटल का एक वेरिएबल है और वो रेंटल का फिगर हमारी कैलकुलेट हो जाती है 981879। अच्छा, अब ये तो तरीका हो गया रेंटल कैलकुलेट करने का, लेकिन इसमें यह बात भी समझने की जरूरत है कि ये सारी इनफैक्ट वर्किंग बैकवर्ड है। जो हमारी नॉर्मल कैलकुलेशंस होती हैं, जब हमें क्वेश्चन में सारा डाटा गिवन होता है तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम रेंटल लेते हैं, रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू गारंटी ऐड करते हैं, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ जाती है। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लेते हैं, उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू लेते हैं, तो वहां से हमारे पास जो है नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर आती है, और फिर उसकी बेसिस पर हम लेसर की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो ये कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसमें अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी है, इसमें गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी है। कुछ क्वेश्चन इससे आसान होते हैं इन अ सेंस कि उनमें अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती या गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं होती, तो उस सिचुएशन में आपकी कैलकुलेशन मजीद स्ट्रेट फॉरवर्ड होती जाती है और आपके स्टेप्स मजीद कम होते जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी रेजिडुअल वैल्यूज़ नहीं है तो ये फिगर भी ज़ीरो हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये फिगर भी ज़ीरो हो जाएगी, तो फिर आपकी जो कैलकुलेशन है वो एक दो स्टेप कम होकर क्विक आप कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डिफरेंट वेज में कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने फोकस किया कि हम इक्वेशन के ऊपर फोकस करें कि जिस इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं उस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए कैसे हमारी कैलकुलेशन चलती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।